कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से, जहां पैसिफिक ओशन के बीच एक बहुत बड़ा पैसेंजर शिप दिखाया जाता है। इस शिप का नाम एंटोनिया था और इस पर लगभग 600 लोग न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहे होते हैं। शिप पर एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। म्यूजिक, लाइट्स और डांस के बीच एक खूबसूरत सिंगर स्टेज पर गाना गा रही होती है और सब लोग उसके सुर में खोकर खुशी से झूम रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल फेस्टिव होता है, जैसे किसी को भी आने वाले खौफनाक पल का अंदाजा ना हो। अचानक सीन बदलता है और इंजन रूम में एक आदमी दिखाई देता है जो चुपके से एक लेवर खींच देता है। लेवर ऊपर जाते ही एक तेज और पतली स्टील वायर पूरे शिप के हॉल से गुजार जाती है। पल भर में ही पार्टी का माहौल कत्लगाह बन जाता है। लोगों के जिस्म दो हिस्सों में कटने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार और खून का मंजर होता है। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक छोटी लड़की बच जाती है, जिसका नाम केटी होता है। उसकी हाइट कम होने की वजह से वायर उसके सर के ऊपर से निकाल जाती है और वो जिंदा रह जाती है। इसके बाद कहानी सीधा 40 साल आगे चली जाती है। समंदर के बीच कुछ लोग एक टुक बोट की मदद से एक पुराने शिप को खींच रहे होते हैं। अचानक वो पुराना शिप डूबने लगता है। ग्रुप का लीडर तुरंत मर्फी नाम की एक लड़की को उस शिप पर भेजता है ताकि वो उस वायर को काट सके जिसे शिप बंधा हुआ होता है। अगर शिप डूब गया तो टुक बोट भी साथ ही डूब सकती थी। मर्फी जब शिप पर पहुंचती है तो यूज पता चलता है कि नीचे के हिस्सों में गहरी दरार आ चुकी है और पानी तेजी से अंदर भर रहा है। उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स होते हैं। वो रेडियो पर लीडर को सब बताती है। लीडर ऑर्डर देता है कि वायर छोड़ दो और वापस लौट आओ, क्योंकि वो लोग शिप को अबैंडन करने वाले हैं। इसी दौरान मर्फी के 2 और साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और यूज मनाने लगते हैं, लेकिन यह शिप ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे। इसलिए मर्फी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होती। वो पानी में कूदकर शिप को बचाने का फैसला करती है। उसके साथी भी टूल्स के साथ उसके पीछे आ जाते हैं। काफी मुश्किल के बाद वो लोग दरार को वेल्ड करके शिप को डूबने से बचा लेते हैं। आखिरकार वो शिप को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, जो लीडर सब में बराबर बांध देता है। इसी बीच एक आदमी जिसका नाम जैक होता है, दूर से इन सब पर नजर रख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये लोग समंदर में खोई हुई शिप्स ढूंढकर उन्हें बेचने का काम करते हैं। जैक फिर लीडर के पास आता है और एक ऐसे शिप का जिक्र करता है जिसमें बेहद कीमती खजाना छुपा हुआ होता है। वही शिप जो 40 साल पहले लापता हो गया था। जैक लीडर को समझाता है कि जिस शिप की वो बात कर रहा है वो कोई आम जहाज नहीं बल्कि एक लापता लेजेंड है। कहते हैं कि उस शिप पर इतना कीमती खजाना था कि जो यूं से पाले वो रातों रात अमीर हो सकता है। लीडर पहले हिचकिचाता है क्योंकि इस शिप को ढूंढने की कोशिश बहुत लोग कर चुके थे, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। जैक फिर भी पूरे यकीन से कहता है कि यूजर्स शिप की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। पैसे का लालच सुनते ही पूरी टीम मिशन के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन ये लोग अपनी तुक बोट लेकर खुले समंदर की तरफ निकाल पड़ते हैं। काफी दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है। अचानक उनके इंस्ट्रूमेंट सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई बड़ा मेटल स्ट्रक्चर पास ही हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा पुराना और जुंग लगा हुआ शिप आ जाता है। यह वही शिप होता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। यूज देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुद को अमीर समझने लगते हैं। लीडर कुछ लोगों को तुक बोट पर ही रहने का ऑर्डर देता है और खुद मर्फी और बाकी साथियों के साथ शिप के अंदर जाता है। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे शिप अभी भी जिंदा हो। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि घड़ी का कांटा अभी तक चल रहा होता है। फिर अचानक वो रुक जाता है और माहौल और भी हैवी हो जाता है। शिप का अंदर का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। टूटी हुई चीजें, जुंग लगा लोहा और हर जगह अंधेरा। आगे बढ़ते वक्त उनका एक साथी फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है, लेकिन मर्फी यूज वक्त पर पकड़ लेती है। इसी दौरान मर्फी नीचे एक छोटी लड़की को देखती है। यह वही लड़की होती है जो 1962 के हादसे में जिंदा बची थी। सबसे डरावनी बात यह होती है कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल वैसी ही होती है। पल भर में वो लड़की गायब हो जाती है। मर्फी समझ नहीं पाती कि यह सच था या उसका वहम, लेकिन डर उसके चेहरे से साफ नजर आता है। टीम आगे बढ़ती रहती है और शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाती है। वहां उन्हें एक मॉडर्न डिजिटल वॉच मिलती है। इससे सबको यकीन हो जाता है कि उनसे पहले भी कोई और लोग इस शिप पर आ चुके हैं। बाद में वो लोग वापस तुक बोट पर लौट आते हैं।
लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन शिप को टो करके ले जाया जाएगा, लेकिन सुबह पता चलता है कि शिप में बहुत बड़ा होले है और पानी भरता जा रहा है। वेट ज्यादा होने की वजह से शिप को इस हाल में खींचना पॉसिबल नहीं होता। आखिर ये फैसला होता है कि पहले होल को रिपेयर किया जाएगा, पानी निकाला जाएगा और फिर शिप को मूव किया जाएगा। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, कुछ रिपेयर करते हैं और कुछ खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। मर्फी तलाश करते हुए एक स्विमिंग पूल तक पहुंचती है, जहां उसे गोली के निशान नजर आते हैं। जैसे ही वो वापस ऊपर आने लगती है, वही लड़की दोबारा उसके सामने आ जाती है। जैक मर्फी को पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। मर्फी घबराकर उस बताती है कि उसने फिर से उस छोटी लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। जैक इसे सिर्फ स्ट्रेस और थकान का असर कहकर बात टाल देता है। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकालते हैं, स्विमिंग पूल धीरे धीरे खून से भर जाता है, जैसे शिप जख्मी यादों को जिंदा कर रहा हो। दूसरी तरफ लीडरशिप के कैप्टन के पुराने कैबिन तक पहुंच जाता है। कमरा बहुत बुरी हालत में होता है, हर चीज टूट फूट का शिकार। टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास देखकर लगता है जैसे कोई अभी अभी यहां से उठा हो। लीडर जैसे ही ग्लास उठाता है, सामने लगे शीशे में यूस कैप्टन का अक्स नजर आता है। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है और वो वहां से भाग निकालता है। शिप पर अजीब इंसिडेंट्स तेज होते जाते हैं। मार्क नाम का एक साथी डोर से किसी सिंगर के गाने की आवाज सुनता है। वो उस आवाज के पीछे पीछे ग्राउंड एरिया तक पहुंच जाता है, जहां एक खूबसूरत लेडी सिंगर मौजूद होती है। यह वही सिंगर होती है जो कभी पार्टी में गा रही थी। मार्क धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। इधर मर्फी और जैक एक और रास्ते से जाते हुए एक गेट खोलते हैं। गेट खुलते ही अंदर जमा पानी और लाशें उनकी तरफ बह आती हैं। दोनों मुश्किल से खुद को संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक कैबिन के अंदर जैक को एक लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन मर्फी को यहां कुछ ठीक नहीं लगता। तभी पास के कमरे में उन्हें कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। जब वो उस पर रखा सामान हटाते हैं तो उनके सामने सोने से भरे हुए बॉक्सेस होते हैं। मर्फी फौरन बाकी सबको बुला लेती है। थोड़ी देर में सब वहां जमा हो जाते हैं और टोटल कई बॉक्सेस मिलते हैं, जिनमें चमकती हुई गोल्ड प्लेट्स होती हैं। सबको लगता है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। आखिर ये फैसला होता है कि शिप यहीं छोड़कर सिर्फ सोना ले जाया जाएगा। गोल्ड टग बोट पर शिफ्ट किया जाता है। कैप्टन इंजन स्टार्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन उस वक्त एक गैस सिलेंडर का वाल्व खुद ब खुद खुल जाता है। गैस हवा में फैलने लगती है। उसी वक्त मर्फी फिर से उस लड़की को देखती है जो तेज कदमों से उसकी तरफ आ रही होती है, जैसे यूस कुछ बताना चाहती हो। अचानक कोई यूस पीछे इसे धक्का दे देता है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, गैस की वजह से जोरदार ब्लास्ट होता है। तुगबोट का कैप्टन वहीं मारा जाता है और बोट तबाह हो जाती है। अब टीम समंदर के बीच उस पुराने शिप पर फांस चुकी होती है, बिना किसी रास्ते के। मार्क अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर देखकर टूट जाता है। घबराहट में वो पुरानी शराब पीने लगता है। अचानक शिप का माहौल बदल जाता है। टूटी हुई चीजें नई हो जाती हैं और वो लोग जो 40 साल पहले मर गए थे, मार्क के सामने जिंदा नजर आने लगते हैं। तालियों के बीच वो सिंगर मार्क के करीब आती है और यूस अपने जाल में फंसा लेती है। मार्क उसके पीछे पीछे चलता हुआ अंधेरे में चला जाता है। मर्फी को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी होती है। यूस याद आता है कि जैक की बातों में ना कर उन्होंने अपने लीडर को पानी के टैंक में बैंड कर दिया था। घबरा कर मर्फी टैंक की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। टैंक पानी से भर चुका होता है और लीडर की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी होती हैं। मर्फी पूरी ताकत से शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मजबूत ग्लास नहीं टूटता। बेबासी और गुस्से में वो चीख पड़ती है। इसके बाद मर्फी डॉज के पास जाती है और यूस जैक की पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और अगर वो कहीं भी दिखे तो बिना सोचे यूस शूट कर देना। मर्फी बाकी बचे हुए साथी को ढूंढने निकाल जाती है। थोड़ी देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है। डॉज उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है और हिलने को माना करता है। जैक समझ जाता है कि मर्फी सब बता चुकी है। वो बातों में उलझा कर गुन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज सतर्क होता है और सीधा जैक पर गोली चला देता है। जैक नीचे गिर पड़ता है। डॉज चेक करता है और समझ लेता है कि जैक मार चुका है। वो वहां से चला जाता है, लेकिन असल में जैक जिंदा होता है। दूसरी तरफ मर्फी को पता चलता है कि बाकी साथी भी पानी में डूबकर मर चुका है। अब सिर्फ मर्फी ही जिंदा होती है।
वो फैसला करती है कि इस श्रापित शिप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मर्फी पूरे शिप में बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देती है। इसी दौरान जैक अपने असली भयानक रूप में सामने आता है। तब मर्फी समझ जाती है कि जैक ने डॉज को भी मार दिया है। जैक अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि पहले वो भी एक इंसान था, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से यूज रूहों को इकट्ठा करने की सजा मिली। जैसे मर्फी डूबी हुई शिप्स को ढूंढ कर लाती है, वैसे ही जैक भटकती रूहों को कैद करता है। शिप उसका जरिया है। जैक मर्फी को एक मौका देता है। अगर वो शिप को ब्लास्ट ना करे तो जैक यूस जिंदा छोड़ देगा। मर्फी मना कर देती है। गुस्से में जैक लोहे के रोड से मर्फी पर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही जैक यूस मारने के लिए आगे बढ़ता है, मर्फी तीर चलाकर बॉम्ब के रिमोट को हिट कर देती है और खुद पानी में कूद जाती है। अगले ही पल शिप जोरदार ब्लास्ट के साथ हिल जाता है और धीरे धीरे समंदर में डूबने लगता है। मर्फी पानी के नीचे फंस जाती है। सांस घुटने लगती है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब अचानक केटी की रूह उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और बाहर का रास्ता दिखाती है। मर्फी देखती है कि शिप में कैद सारी रूहें आजाद हो चुकी हैं। सब अपनी असली दुनिया की तरफ जा रही होती हैं। सिर्फ कैटी ही पहले से आजाद थी, क्योंकि उसकी रूह पाक थी और जैक उस पर कभी पूरा काबू नहीं पा सका। मर्फी मुश्किल से सरफेस तक पहुंच जाती है और समंदर में तैरती रहती है। कुछ देर बाद एक रेस्क्यू शिप यूज बचा लेता है। इस तरह यह कहानी एक खौफनाक सच के साथ खत्म होती है। बुराई खत्म नहीं हुई, सिर्फ अपना चेहरा बदल चुकी है।